हेलो दोस्तों, चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं पेपर 15। पहला प्रश्न, डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे? हाथी विशेषज्ञ थे, बाघ विशेषज्ञ थे, पक्षी विशेषज्ञ थे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षी विशेषज्ञ। डॉक्टर सलीम अली साहब है ना, वो पक्षी विशेषज्ञ थे। क्या थे? पक्षी वैज्ञानिक थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। जो सलीम अली साहब है, इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। किसे? डॉक्टर सलीम अली साहब को। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? यानी जो नेशनल पार्क है, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? माधव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क या बांदीपुर नेशनल पार्क? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ना, वो मध्य प्रदेश में नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हो गया? जो माधव नेशनल पार्क, कौन सा? माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है। लेकिन जो बांदीपुर नेशनल पार्क है ना, ये कर्नाटक में है। कहां पे है? कर्नाटक में है, कर्नाटका में है। और इसकी स्थापना 1974 में हुई। कब हुई? 1974 में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की या बांदीपुर नेशनल पार्क की स्थापना हुई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कुछ पठार दे रखे हैं हमारे पास में और हमें कह रहा है कि कौन सा पठार उस देश से संबंधित नहीं है। तो औजार का पठार यूएसए में, आदामावा का पठार नाइजीरिया में, किम्बरले का पठार दक्षिण अफ्रीका में या बाई का पठार अंगोला में? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है, ये पता करना है हमें। तो औजार का पठार यूएसए में है, बिल्कुल सही बात है। औजार का पठार कहाँ पे है? यूएसए में है, सही है एकदम। और आदामावा का पठार नाइजीरिया में है, ये भी सही है, क्योंकि हमने 2 या 3 दिन पहले वीडियो में पढ़ा था कि तो आदामावा है ना, कौन सा मावा? आदामावा। कहाँ पे है वो? नाइजीरिया में। कहाँ है? तो आदामावा कहाँ पे? नाइजीरिया में है। फिर किम्बरले का पठार दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, लेकिन बाई का पठार अंगोला में है। किम्बरले का पठार कहाँ पे है? किम्बरले का पठार है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे किम्बरले का पठार? किम्बरले का पठार है ऑस्ट्रेलिया में। किम्बरले कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, बिल्कुल, ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना, जहां पे अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? साउथ आल्प्स पर्वत श्रेणी, आल्प्स पर्वत श्रेणी तो यूरोप में, ठीक है, लेकिन जो साउथ आल्प है ना, वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, कनाडा में या न्यूजीलैंड में? तो इसका आंसर हो जाएगा जो साउथ आल्प्स पर्वत श्रेणी है वो न्यूजीलैंड देश में है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड देश में है। एक बार एग्जाम में सबसे पहले जब प्रश्न आया था तो बहुत सारे लोग इसे यूरोप में लगा के आए थे या यूरोपियन देश में लिख के आए थे, क्योंकि उनको लगा कि आल्प्स के बारे में पूछ रहा है, जबकि ये वास्तव में किसके बारे में पूछा था? ये साउथ आल्प्स के बारे में पूछा था, यानी दक्षिण आल्प्स के बारे में पूछा था, जो कहां पे है? वो न्यूजीलैंड में है। कहां पे? न्यूजीलैंड में है। नील नदी किस सागर में गिरती है? नील नदी कौन से सागर में गिरती है बताओ? भूमध्य सागर में गिरती है, काला सागर में गिरती है, लाल सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नील नदी कहां गिरती है? भूमध्य सागर में। कहां गिरती है नील नदी? भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी कहां पे गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है ना। और नील नदी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। देखो, जो नील नदी है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है? सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। लेकिन अगर आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी पूछे तो कौन सी हो जाएगी? अमेजन नदी हो जाएगी, जो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है वो। कौन सी? अमेजन नदी। और नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं, है ना। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। और नील नदी का उद्गम, या यूँ कहे जो वाइट नील है ना, उसका उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से होता है। नील नदी का उद्गम आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। तो नील नदी के बारे में कौन कौन सी जानकारी आपको प्राप्त होगी? एक तो विश्व की सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल सही है। एक ये भूमध्य सागर में जाके मिलती है, ठीक है। इसे मिस्र का वरदान कहते हैं, ये भी आपकी जानकारी में है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में है? यानी इन मरुस्थलों में से कौन सा है जो दक्षिणी गोलार्ध में है? कहने का तात्पर्य प्रश्न क्या पूछ रहा है? जैसे ये अपना जो पृथ्वी होगी और ये भूमध्य रेखा, तो इस वाले पार्ट में कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी, गोबी, चिहू आहुआन या सहारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा जो कालाहारी मरुस्थल है ना, वो कहाँ पे है? वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। और देखो, हम विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के पास में आ गए। कौन कौन से हमारे विकल्प थे? तो देखो, सहारा मरुस्थल, जैसे यहाँ इधर से निकलती है, जो अपनी भूमध्य रेखा ना, वो ऐसे निकलती है, तो सहारा मरुस्थल उत्तरी भाग में हो गया, ठीक है ना। तो और चिहू आहुआन भी उत्तरी अमेरिका में, यूएसए और मैक्सिको के, ये यूएसए हो गया, ये मैक्सिको हो गया।
तो इन दोनों के बॉर्डर पे चिहुआहुआन मरुस्थल है ना, ये रहा चिहुआहुआन मरुस्थल। फिर इधर गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे, तो ये गोबी मरुस्थल हो गया। और लेकिन एक जो कालाहारी मरुस्थल है ना, ये दक्षिणी भूमध्य रेखा के नीचे है, दक्षिण में है। तो इस प्रकार ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कौन सा हो गया, कालाहारी मरुस्थल हो गया। इसके अलावा जो गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट सैंडी जो मरुस्थल है कहाँ पे, एक तो गिब्सन, एक सिम्पसन और एक ग्रेट सैंडी। क्या नाम है, ग्रेट सैंडी। ये तीनों मरुस्थल कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे पेंटागोनियन का मरुस्थल, यहाँ पे अटाकामा का मरुस्थल भी दक्षिण अमेरिका में, पेंटागोनिया और अटाकामा का मरुस्थल दक्षिण कोरिया में है। फिर कारा का मरुस्थल ये इधर मध्य एशिया में हो ही गया। फिर इधर अपना ये दस्ते काबिर और दस्ते लूट के मरुस्थल जो कहाँ पे, ईरान में है, यहाँ पे हो गया। थार का मरुस्थल अपना ये राजस्थान के अंदर थार का मरुस्थल हो गया। तो इस प्रकार ये विश्व के प्रमुख मरुस्थल है। और हमारे प्रश्न में हमसे क्या पूछा था कि कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कालाहारी मरुस्थल था ना, विकल्पों में से कालाहारी मरुस्थल वो दक्षिणी गोलार्ध में था। अगले प्रश्न में चलते हैं। बास जलसंधि जोड़ती है, बास जलसंधि किन किन सागरों को जोड़ती है, जापान सागर से उत्तरी प्रशांत को, बंगाल की खाड़ी को दक्षिण चीन सागर से, तस्मान सागर से दक्षिण ऑस्ट्रेलिया महासागर से, या फिर अटलांटिक को प्रशांत से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बास जल संधि किसको किससे जोड़ती है, तो बास जल संधि तस्मान सागर से दक्षिण ऑस्ट्रेलिया महासागर से जोड़ती है। यानी किसे जोड़ती है बास जल संधि, तस्मान सागर का नाम आएगा और कौन सा, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया महासागर आ जाएगा। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास में आ गया ऑस्ट्रेलिया, क्या आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। फिर बास जल संधि कहाँ पे, तो ये दिख रहा है ना आपको, ये बास जल संधि है, ठीक है ना, ये बास जल संधि। और ये किसको जोड़ती है, तो तस्मान सागर हो गया और इधर ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया महासागर हो गया ना, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया सागर हो गया। तस्मान सागर और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया सागर को जोड़ता है। इस प्रकार ये यहाँ पे बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया के मैप पे देख लेते हो, जो कोरल सी है वो इस साइड में है, ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी भाग है ना उधर कोरल सी। अगले प्रश्न चलते हैं। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये कथन किसका है, यानी क्या कह रहे हैं इस कथन में कि संविधान कितना भी अच्छा बना दे लेकिन उसको लागू करने वाले लोग बुरे हैं ना, तो संविधान बुरा होके रहेगा। ये कथन किसने कहा था, ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था, पंडित नेहरू साहब ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा ना क्यों ना हो और यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये कथन किसने कहा था, जो हमारे संविधान निर्माता है ना, कौन है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले बुरे व्यक्ति तो संविधान बुरा होके रहेगा। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो कहते हैं कि जैसे आप कुछ भी हो, कितने भी गरीब हो, कितनी भी बुरी कंडीशन हो, एक चीज़ आपको वहाँ से निकाल सकती है। क्या चीज़ है वो, शिक्षा। अपने आप को इतना ज़्यादा शिक्षित कर लो, कितने भी गरीब हो आप कलेक्टर भी बन सकते हो पढ़ लिख के, चाहे आप कितने भी गरीब हो, कितने भी मतलब आपको समाज में कितना भी कम सम्मान मिलता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन सब आपके चरणों में आएंगे जब आप किसी जिले के कलेक्टर बन जाओगे ना, उस प्रकार से। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की किस सूची का विषय है, यानी कौन कौन से, विवाह का विच्छेद और गोद लेना, ये संविधान की किस सूची के विषय है। तो संविधान में हमको पता है तीन अनुसूचियां हैं, तीन सूचियां हैं, एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो विवाह करना, विवाह का विच्छेद करना और गोद लेना, ये किस अनुसूची में शामिल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। यानी समवर्ती सूची में विवाह विच्छेद और गोद लेना ये समवर्ती सूची में शामिल है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सिक्किम को भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया, सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया किस वर्ष बनाया गया, 1975, 76, 77 या 78। राज्य का दर्जा कब दिया सिक्किम को, तो ये दिया था 1975 में। और कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से दिया था, तो ये दिया था 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था ना, वो किस लिए हुआ था, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य दर्जा देने के लिए, या भारत का राज्य बनाने के लिए। किसको, सिक्किम को। यानी 36 का संबंध किससे है, तो सिक्किम से संबंधित है। 36वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, सिक्किम से संबंधित है, ठीक है। 36 सिक्किम, याद रखो 36 सिक्किम। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम है ना, ये किस वर्ष पारित किया गया, 1975 में, 76 में, 77 में, 78 में। जो बंधुआ मजदूर बना रखे थे ना, उनको उन्मूलन करने के लिए सरकार ने प्रयास किए और इन्होंने एक अधिनियम पारित किया, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, 1976, 77, 78 या 75। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में। मतलब सरकार को आज़ादी के इतने साल लगे बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित करने में, 1976 में ये कार्य किया गया। कब किया गया, 1976 में किया गया।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। समान नागरिक संहिता संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? समान नागरिक संहिता के प्रावधान है ना, किस में उल्लेखित है? तो समान नागरिक संहिता के प्रावधान 41 में, 42 में, 43 में, 44 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 44। जो अपना संविधान का जो आर्टिकल 44 है ना, देखो 44 में दोनों ये जो नंबर है 4 4 ये दोनों समान है, तो इससे आप करेक्ट कर सकते हो कि समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। कहाँ पे? आर्टिकल 44 में। नहीं, सरकार का कर्तव्य है कि जब भी स्थिति अनुकूल बने तो सारे नागरिकों के लिए एक कानून लागू हो, सबके लिए, हर परिस्थिति में, चाहे वो दंड से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, किसी प्रकार से संबंधित हो। लेकिन वर्तमान में अलग अलग कानून है, जैसे विवाह के लिए अलग कानून है, सब अलग अलग, जैसे अलग धर्म के लिए अलग कानून चल रहे हैं। तो लेकिन सरकार का कर्तव्य है कि जब भी परिस्थितियां अनुकूल हो इस प्रकार का कानून लेके आए, लेकिन अभी तक तो सरकार लेके नहीं आ सकी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले राष्ट्रपति कौन है? यानी सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति रहे थे वो, लेकिन इसमें हमें कार्यकारी राष्ट्रपतियों को शामिल नहीं करना है। यानी कार्यकारी राष्ट्रपतियों के अलावा जो सामान्य राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हुए ना, उनका कार्य सबसे कम किसका है? राजेंद्र प्रसाद साहब का है, ज्ञानी जेल सिंह साहब का है, शंकर दयाल शर्मा का है, या डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब है ना, इनका कार्यकाल मतलब सबसे कम राष्ट्रपति के तौर पर इनका कार्य किया इन्होंने। किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने। किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य ही नहीं है? यानी सदन की अध्यक्षता कर रहा है भाई साहब, लेकिन उस सदन का ही सदस्य नहीं है, ये होता है टसन भाई साहब। ये देखो, मतलब कौन से सदन है कि उसका सदन का सदस्य नहीं है लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है? कौन सा है वो? बताइए। लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, या कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति साहब। और हमें पता है कि जो उपराष्ट्रपति साहब राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, ठीक है ना। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो राज्यसभा के जो सभापति है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसके बावजूद भी उस सदन के अध्यक्ष होते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब अगर भारत को प्रधानमंत्री बनना है आपको, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। तो जैसे ही आप जैसे वरिष्ठ अध्यापक बने और उसके बाद आपकी उम्र कितनी होगी? 25 साल होगी, तो उसके बाद आपको क्या ट्राई शुरू कर देनी है? उसके बाद आपको शुरू कर देना है कि आपको भारत का प्रधानमंत्री बनने का प्रयास शुरू कर देना है, ठीक है ना। मतलब अगर आप 25 साल के हो गए तो उसके बाद आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? न्यूनतम 25 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप राज्यसभा के थ्रू आते हो तो राज्यसभा के थ्रू आपको उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल, है ना। तो अगर आप लोकसभा, लेकिन इसमें यहाँ पे न्यूनतम आयु की बात कर रहा है हमसे, किसकी बात कर रहा है? जो न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु तो 25 साल ही हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा के सदस्य बनो और प्रधानमंत्री बन जाओगे आप ऐसे भी। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सीएजी क्या? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे भारत के? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे, या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पहले कौन थे? पीसी महानुलोबी साहब थे, वी नरहरि राव थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, या के मुंशी थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे? वी नरहरि राव। कौन थे? वी नरहरि राव साहब। कौन थे? वी नरहरि राव साहब, है ना, वो भारत के पहले सीएजी थे। कौन थे? वी नरहरि राव साहब, ठीक है, वी नरहरि राव साहब। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में जो राज्यसभा में कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं? 245, 250, 240, 260। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा की वर्तमान में जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 250। यानी वर्तमान में राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं वर्तमान में राज्यसभा में, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें कितनी है? तो लोकसभा में, मतलब लोकसभा में बिहार से कितने लोग जाते हैं? बताओ, बिहार से कितने लोग जाते हैं लोकसभा में? और अपने राजस्थान से कितने जाते हैं? तो देखो, बिहार से जाते हैं 40 बंदे। कितने जाते हैं? 40। और अपने राजस्थान से कितने जाते हैं? 25 मेंबर जाते हैं, ठीक है। बिहार से कितने जाते हैं? 40 जाते हैं, राजस्थान से 25 जाते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो ही जाएगा, 40 का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी 40 सदस्य बिहार से जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। यानी कोई विधेयक है, वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा सभापति करता है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर आती है। लोकसभा अध्यक्ष के पास क्या पावर होती है कि वो यह निर्णय कर सके कि कोई विधेयक है ना वो धन विधेयक है कि नहीं। इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या निर्णय करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। कौन निर्णय करता है, लोकसभा अध्यक्ष साहब करते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भाग 6, भाग 5, भाग 4 या भाग 3। यानी संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दे रखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या हो जाएगा, 5। यानी भाग, संविधान का जो भाग 5 है ना, कौन सा भाग, 5वां भाग, 5th भाग, उसमें सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दे रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान दे रखे हैं। लेकिन अगर आर्टिकल्स की बात करें तो कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा 124 से लेके 147। कितने, वो 124 से लेके 147 तक, 124 से लेके 147 तक। यानी 124 से शुरू करो और टोटल 24 अनुच्छेद हो जाएंगे। जो 24 कितने हो जाएंगे, 147 तक हो जाएंगे। तो 124 से 147 तक के जो आर्टिकल्स है वो किससे डील करते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय से डील करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से डील करते हैं। किससे डील करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से डील करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है। यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बताना भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है। भारत का, राजस्थान की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये भारत की बात कर रहा है। शिशु लिंगानुपात कितना है, 910 है, 912 है, 916 है, 919 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 919। यानी 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के जो बंदे थे उनका लिंगानुपात था 919, है ना। कितना था, 919 लिंगानुपात था। ये 919 ही होना चाहिए, कुछ बुक्स में 918 भी लिख रखा है लेकिन वो गलत होना चाहिए। बाकी इसका आंसर 919 होगा ना। और उस समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो उस समय भारत की साक्षरता दर थी 74.04%। यानी लगभग हर 4 में से 3 बंदे पढ़े हुए थे, है ना। लेकिन पुरुषों की बात करें तो पुरुष 82, 100 में से 82.14 लोग पढ़े हुए थे। कितने, 82.14। यानी 82 से याद रखो, 82 से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन महिलाएं देखो कम पढ़ रखी है। कितनी, 100 में से 65.46, मतलब 65.5 महिलाएं पढ़ रखी है, लेकिन पुरुष 82 पढ़ रखी है। और ओवरऑल कितना हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा 74.04% साक्षरता थी इंडिया की। इंडिया की साक्षरता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगले प्रश्न चलते हैं, अराकानयोमा पर्वत का विस्तार किस देश में है। अराकानयोमा किस देश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, ब्राजील में या फिर म्यांमार में। तो देखो अराकानयोमा क्या है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, ऐसे ऐसे जाते नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश में गई, फिर इसके बाद ऐसे मुड़ जाती है ना, ऐसे मुड़ गई। तो यहाँ पे जो ये म्यांमार में मुड़ती है ऐसे ना, तो यह म्यांमार में इसका नाम क्या है, अराकानयोमा है। क्या है, अराकानयोमा नाम है इसका। कहाँ पे, हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही म्यांमार में से, जैसे इसका डिप होता है और ये म्यांमार में सीधे लंबी लंबी नीचे जाती है। तो इसे यहाँ पे म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, अराकानयोमा के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी है ना, वो किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है। धौलाधार और पीरपंचाल, नीलगिरी और सेवराय, अरावली और सतपुड़ा, या ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलाधार और पीरपंचाल। कुल्लू घाटी कहाँ पे है, कुल्लू कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, बहुत ही शानदार जगह है। अगर आप घूम के आना चाहो तो घूम के आ सकते हो। तो ये धौलाधार और पीरपंचाल पर्वत श्रेणी है ना अपने हिमालय की, उनके बीच में है। कहाँ पे, ये पीरपंचाल ऊपर और यहाँ पे धौलाधार ऐसे, और यहाँ पे जो घाटी है ये है कुल्लू घाटी। कौन सी, कुल्लू घाटी, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस यानी लकड़ी का साइंस और टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, ये जोरहाट में, शिमला में, बेंगलुरु में, विजयवाड़ा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस यानी लकड़ी की साइंस की टेक्नोलॉजी का संस्थान कहाँ पे है, तो ये है अपने बेंगलुरु में। कहाँ पे है, वुड साइंस, वुड एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु
लुरु में है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में चलते हैं। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान है, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार में। तो देखो कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। देखो अंडमान निकोबार में और भी नेशनल पार्क है, कौन कौन से? एक तो कैंपबेल बे हो ही गया है ना, कैंपबेल बे, ठीक है। इसके अलावा एक गलाथिया नेशनल पार्क भी, गलाथिया बे, बे का मतलब होता है खाड़ी, गलाथिया बे हो गया, एक कैंपबेल बे हो गया, एक महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, एक माउंट हेरियट नेशनल पार्क हो गया, माउंट हेरियट, एक रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क हो गया, एक सेडल पीक हो गया। ये याद रखने, अंडमान निकोबार वाले या फिर जैसे तमिलनाडु वाले, ये कुछ नेशनल पार्क जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से अंडमान में? देखो मरीन वाले स्पेशल याद रख लेना, कैंपबेल बे, गलाथिया बे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हेरियट, रानी झांसी और सेडल पीक। सेडल पीक, रानी झांसी, माउंट हेरियट, महात्मा गांधी, गलाथिया और कैंपबेल, ठीक है। गलाथिया, कैंपबेल, महात्मा गांधी, माउंट हेरियट, रानी झांसी और सेडल पीक, ये 6 नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? यानी भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? 12 है, 15 है, 18 है, 21 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। कितने हैं? 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वर्तमान में भारत में है। अगले प्रश्न चलते हैं। वाधवाना आर्द्र भूमि किस राज्य में है? वाधवाना वेटलैंड ना, वो किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में या गुजरात में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो वाधवाना आर्द्र भूमि या वाधवाना वेटलैंड है वो कहाँ पे है? वो गुजरात में है। गुजरात में इसके अलावा भी वेटलैंड्स है क्या? बिल्कुल है। कौन कौन से? देखो मुख्य मुख्य वेटलैंड देख लेते हैं। एक तो वाधवाना हो गया, क्या नाम है? वाधवाना, ठीक है। एक है नल सरोवर, कौन सा है? नल सरोवर हो गया। उसके बाद में एक है थोल वेटलैंड हो गया, एक खिजड़िया वेटलैंड हो गया। क्या है? खिजड़िया वेटलैंड भी गुजरात में। तो वाधवाना, नल सरोवर, थोल और खिजड़िया। वाधवाना, नल सरोवर, थोल, खिजड़िया, वाद नल थोल खिज, वाद नल थोल खिज, इस तरह से आपको याद रखने हैं। तो दो के जोड़े बना के याद रखने, वाद नल थोल खिज, वाद नल थोल खिज। अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? यानी इनमें से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है? गोमती, घाघरा, बेतवा, नर्मदा और ताप्ती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो ऑप्शन डी, नर्मदा और ताप्ती नदी है ना। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती नदी, जो अरब सागर में जाके गिरती है और ये भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, यानी रिफ्ट वैली में बहती है। कौन कौन सी नदी है? एक तो नर्मदा नदी है, एक ताप्ती नदी है। अगले प्रश्न चलते हैं। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात है ना, वो किस नदी पे है? नर्मदा पे, मांडवी पे, कावेरी पे या चंबल पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूध सागर, ये मांडवी नदी पे है। और मांडवी नदी कहाँ पे? गोवा में, और मांडवी नदी केरल में है ना, गोवा और केरल में होगी शायद ये। तो दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे है? मांडवी नदी पे, दूध सागर, है ना, कहाँ पे? मांडवी नदी पे। अगले प्रश्न में चलते हैं। मध्यम सिंचाई परियोजना में कितने हेक्टेयर की सिंचाई की जाती है? यानी 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं बांटी गई है। सबसे एक तो लघु सिंचाई परियोजना, सूक्ष्म कह सकते हैं इसे, एक मध्यम सिंचाई परियोजना, एक वृहद सिंचाई परियोजना। तो जो 2000 हेक्टेयर तक की सिंचाई परियोजना होती है ना, वो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में आती है। फिर 2000 से लेके 10,000 हेक्टेयर तक होती है, वो आती है मध्यम सिंचाई परियोजना में। और जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई का कार्य करती है, कृषि के लिए सिंचाई का कार्य करती है, वो वृहद सिंचाई परियोजना हो जाती है। तो हमसे कौन सी पूछ रहा है? मध्यम सिंचाई परियोजना। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 2000 से 10,000 वाला, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना, कृष्णा, ये किस फसल की किस्में हैं? कौन कौन सी है? जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना, कृष्णा। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना और कृष्णा किस फसल की किस्म है? धान की है, गेहूं की है, जौ की है, बाजरा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये धान की है। कौन कौन सी है? जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना और कृष्णा। जया हो गई एक, तो एक पद्मा हो गई, एक पूसा हो गई, एक सुगंधा 5 हो गई, एक जमुना हो गई, कृष्णा हो गई। ये धान की किस्में, धान यानी चावल की किस्में। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? पटना में, रांची में, करनाल में या जोधपुर में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अपने हरियाणा में, यानी दूध घाट की नगरी कौन सी है? हरियाणा। और वहाँ पे देखो इतने
मतलब तभी वहाँ डेयरी अनुसंधान संस्थान है, यानी वहाँ दूध बहुत तगड़ा मिलता है। और वहाँ पे खिलाड़ी देखो भारत के लिए गोल्ड मेडल लाते हैं, ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियन खेलों में सबसे ज़्यादा पदक कौन लेके आते हैं? हरियाणा वाले लेके आते हैं, दूध खांट की नगरी हरियाणा, ठीक है ना। करनाल वहाँ पे डेयरी है, कौन सी? भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वहाँ पे, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? करनाल हरियाणा में। अगले प्रश्न चलते हैं, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? एक पौधा सुपोषित बेटी का अभियान, बेटी के नाम जो अभियान है ना, वो किस जिले में चलाया जा रहा है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर या अजमेर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान बीकानेर जिले में चलाया जा रहा है। कहाँ चलाया जा रहा है? बीकानेर में। राजस्थान महिला निधि स्थापित करने के लिए राजविका ने किस राज्य की स्त्री निधि के साथ एमओयू किया है? यानी जो अपनी राजविका है ना, उसने एमओयू किया है एक राज्य की महिला निधि के साथ में, ताकि राजस्थान महिला निधि की स्थापना करी जा सके। तो कौन से राज्य की महिला निधि के साथ किया है? गुजरात, केरल, तेलंगाना या बिहार? तो इसका आंसर हो जाएगा जो तेलंगाना राज्य है ना, उस राज्य की जो महिला निधि है उससे समझौता किया है किसने? राजविका ने। और उसका क्या निष्कर्ष निकला कि राजस्थान में भी क्या बनाया जाएगा? राजस्थान महिला निधि। क्या बनाया जाएगा? राजस्थान महिला निधि बनाई जाएगी, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं, हाई स्पीड ट्रेन के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? हाई स्पीड ट्रेनों के लिए टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा है, स्पेशली उसका काम ही क्या होगा? टेस्टिंग करना हाई स्पीड ट्रेनों की। कहाँ पे बनाया जा रहा है? नावा में, ब्यावर में, धोद में, डिडवाना में? तो इसका आंसर हो जाएगा जो अपना नावा है ना, नागौर जिले की जो तहसील है नावा, ठीक है ना, वहाँ पे डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक बनाया जा रहा है, टेस्टिंग के लिए ट्रैक बनाया जा रहा है, ऐसे टेस्ट की जाएगी वहाँ पे। हाई स्पीड ट्रेन है ना, क्या? हाई स्पीड ट्रेन टेस्ट की जाएगी यहाँ पे। ये तो कहाँ पे की जाएगी? ये नावा में, और नावा आपको पता है कहाँ पे? ये नागौर जिले में है ना। और नावा एक झील भी है, खारे पानी की झील है नावा। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रकाश एक अभियान किस जिले में विद्यालय के बच्चों के नामांकन बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है? यानी प्रकाश नाम का एक अभियान चलाया जा रहा है। क्या नाम है अभियान का? प्रकाश। अभियान का नाम है प्रकाश। क्या नाम है अभियान का? प्रकाश नाम का अभियान है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो सरकारी स्कूल है ना, उन सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं उनका नामांकन बढ़ाने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विद्यालय में दाखिला ले, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है प्रकाश। तो ये किस जिले में चलाया जा रहा है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या नागौर में? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा जिला? जो नागौर जिला है ना, कौन सा जिला है? नागौर जिले में चलाया जा रहा है। जो अपना नागौर है ना, वैसे तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं, लेकिन अगर राजस्थान के हृदय की, वास्तविक हृदय की बात करें तो वो नागौर ही है ना, क्योंकि वो एकदम बीच में है राजस्थान के। तो कौन सा है? नागौर जिले में चलाया जा रहा है प्रकाश अभियान। अगले प्रश्न चलते हैं, केंद्र सरकार के एमएसएमई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में किस जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? केंद्र सरकार का एक एमएसएमई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें वो मोटिवेट करते हैं जो एमएसएमई के लिए बढ़िया कार्य करते हैं उनके। तो राजस्थान का कौन सा जिला दूसरे स्थान पे प्राप्त हुआ है? दूसरे स्थान प्राप्त किया है, जिसने प्राप्त हुआ है नहीं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या करौली? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसा कार्य, तगड़ा कार्य किसने किया है? तो करौली जिले ने किया और पूरे इंडिया लेवल पे सेकंड रैंक लेके आया है ना। किसमें? एमएसएमई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में दूसरा स्थान मिला है अपने करौली जिले को, है ना। अगले प्रश्न चलते हैं, किस स्थान पर 12 मिलियन टन यूरेनियम का भंडार मिले? यानी कौन सा वो स्थान है जहाँ पे यूरेनियम के भंडार मिल गए हैं? कहाँ पे मिले हैं यूरेनियम के भंडार? रोहिल सिक्कर में, पुष्कर, देवतलाई या खुसखेड़ा में? तो इसका आंसर हो जाएगा जो खंडेला के पास में सिक्कर में है ना, रोहिल नाम का गांव है, गांव का नाम क्या है? रोहिल। और वहाँ पे छोटा मोटा नहीं, 12 मिलियन टन यूरेनियम के भंडार मिले हैं, है ना। और हम यूरेनियम को विदेशों से आयात करते थे, बड़ी मुश्किल से मिलता था, और अब अपने पास ही मिल गया भाई साहब। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोहिल सिक्कर में। क्या? रोहिल सिक्कर में यूरेनियम के भंडार मिले और यहाँ पे 12 मिलियन टन यूरेनियम होने की संभावना जताई गई है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ट्रेवल प्लस लेजर ने वैश्विक रैंकिंग में जयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? यानी एक कंपनी, एक संस्था है या एक मैगजीन है, ट्रेवल प्लस लेजर, है ना, और ये विश्व की बढ़िया सिटीज़ है ना, उनकी रैंकिंग जारी करती है। तो इसने रैंकिंग जारी की और अपने जयपुर को कौन सा स्थान दिया है वैश्विक स्तर पर? तो इसने जयपुर को 8वां स्थान दिया है। कौन सा स्थान दिया है? 8वां। और जो उदयपुर है ना, उसको 10वां स्थान दिया है। हम
एशिया लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया लेवल पे बात कर रहे हैं। तो जयपुर का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 8वां किसको प्राप्त हुआ है? जयपुर को। और 10वां किसे प्राप्त हुआ है? उदयपुर को। ठीक है ना। और वैश्विक स्तर पे बात करें, एशिया लेवल पे रैंक नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे बात करें। एशिया लेवल पे तो ये अच्छे हो जाएंगी इनकी रैंक। होजरी पार्क कहाँ पे है? बिश्नोदा, सिलोरा, कनकपुरा या चौपंकी? तो इसका आंसर है होजरी चौपंकी। होजरी कहाँ पे है? चौपंकी। होजरी पार्क कहाँ पे? चौपंकी में। होजरी पार्क चौपंकी में है। होजरी पार्क कहाँ पे? चौपंकी में है। अगले प्रश्न चलते हैं। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अधिगम अक्षमता, इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सैमुअल इस्माइल द्वारा, सैमुअल किर्क द्वारा, स्किनर द्वारा या मिलर द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम अक्षमता शब्द का सबसे पहला उपयोग किया था सैमुअल किर्क। किसने किया? सैमुअल किर्क ने किया था अधिगम अक्षमता, यानी अक्षमता वाला शब्द किया था अधिगम के लिए। तो ये सैमुअल किर्क साहब ने किया। किसने किया? किर्क साहब ने किया। अगले प्रश्न में चलते हैं। अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्किनर, मूलर, कार्ल रोजर्स या किलपेट्रिक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कार्ल रोजर्स द्वारा। कैसा अधिगम की बात कर रहे हैं? अनुभवजन्य अधिगम की बात कर रहे हैं। कैसे अधिगम की? अनुभवजन्य अधिगम। और ये किसने दिया है? ये कार्ल रोजर्स ने दिया है। कैसा? अनुभव के आधार पे जो अधिगम है ना, वो कार्ल रोजर्स साहब ने दिया। कार्ल रोजर्स। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक बुद्धि को प्रभावित नहीं करता? यानी एक सिद्धांत है अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत, यानी और उस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को प्रभावित कौन सा कारक नहीं करता उस सिद्धांत में? कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि या उद्दीपन? तो इसका आंसर हो जाएगा जो उद्दीपन है वो प्रभावित नहीं करता। कहने का तात्पर्य क्या हो गया? बाकी तीन बुद्धि को प्रभावित करते हैं। कौन? कल्पना बुद्धि को प्रभावित करती है, प्रत्यक्षीकरण बुद्धि को प्रभावित करता है और बुद्धि को प्रभावित करती है, लेकिन उद्दीपन नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्दीपन। और किस सिद्धांत के अनुसार? अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत के अनुसार। अगले प्रश्न चलते हैं। अधिगम स्थानांतरण का आदर्श और मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यानी अधिगम स्थानांतरण का एक सिद्धांत है, कौन सा? आदर्श और मूल्यों का सिद्धांत। क्या नाम है सिद्धांत का? आदर्श और मूल्य का सिद्धांत। ये किसने प्रस्तुत किया? ये जुड़ ने किया, स्पीयरमैन ने किया, बागले ने किया या रुचर ने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बागले साहब है ना, बागले। क्या नाम है? बागले। इन्होंने क्या दिया? आदर्श और मूल्य का सिद्धांत दिया। किसका? अधिगम स्थानांतरण का। कहने का तात्पर्य क्या हो गया? अधिगम स्थानांतरण का जो आदर्श और मूल्यों का सिद्धांत है ये बागले ने प्रस्तुत किया। किसने? बागले ने प्रस्तुत किया। अगले प्रश्न चलते हैं। अत्यधिक दुश्चिंतता और भय से पीड़ित व्यक्ति का इलाज अधिगम की किस विधि द्वारा किया जाता है? तो मतलब अत्यधिक दुश्चिंता यानी बहुत ज़्यादा दुश्चिंतित है, चिंतित बहुत ज़्यादा है अंदर से, और भय से बहुत ज़्यादा पीड़ित है व्यक्ति। अब इसका अधिगम करना है, हमें इलाज करना है अधिगम की विधि द्वारा। तो किस विधि का उपयोग करेंगे? विलोपन का करेंगे, विरुचि का करेंगे, कर्मिक विसंवेदीकरण का करेंगे कि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा भय से पीड़ित है, बहुत ज़्यादा चिंतित है और इसका इलाज करना है अधिगम की विधि द्वारा। तो हम विधि कौन सी लेंगे? कर्मिक विसंवेदीकरण। क्या? कर्मिक विसंवेदीकरण, क्रमिक विसंवेदीकरण। ठीक है, याद रह जाएगा ना, क्रमिक विसंवेदीकरण विधि का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है। कौन सा पुनर्बलन देने पर अधिगम सबसे कम होगा? यानी कौन सा पुनर्बलन देने पर सबसे कम अधिगम होगा? सबसे कम सीखेगा कोई व्यक्ति? सतत, आंशिक, पश्चगामी, अनुपातिक? तो इसका आंसर हो जाएगा जो सतत है उसे तो अच्छा सीखेगा व्यक्ति, आंशिक से भी सीखेगा, अनुपातिक से भी सीखेगा, लेकिन पश्चगामी अधिगम देंगे ना, पुनर्बल देंगे तो व्यक्ति कम अधिगम करेगा, सबसे कम अधिगम होगा इसमें। अगला प्रश्न है। कौशल अधिगम के 3 चरण किसने बताए? कौशल अधिगम के 3 चरण हैं, वो किसने बताए हैं? फिट्ज ने बताया, स्किनर ने बताया, मूलर ने, किलपेट्रिक ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौशल अधिगम के 3 चरण बताए हैं फिट्ज ने। क्या नाम है? फिट्ज। फिट्ज यानी फिट हो गया ये कौशल अधिगम के 3 चरण बता के। कौन? फिट्ज है ना। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। परोपकार, आक्रामकता, आदर, नम्रता। कैसे कैसे? परोपकार हो गया, आक्रामकता हो गया, आदर हो गया, नम्रता हो गया। ये अधिगम की किस विधि से अर्जित किए जाते हैं?
नैमित्तिक अनुबंधन से, अभ्यास और त्रुटि से, सूझ से, मॉडलिंग तक, मॉडलिंग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये है ना, ये अधिगम की जो मॉडलिंग विधि है उससे सीखे जाते हैं। किससे, मॉडलिंग विधि से। क्या है, परोपकार, आक्रामक, आदर, नम्रता, ये मॉडलिंग विधि से अर्जित किए जाते हैं। कौन सी विधि से, मॉडलिंग विधि से। अगला प्रश्न है, सेलिगमैन और मायर ने, नाम क्या है, एक का नाम है सेलिगमैन, दूसरे का है मायर। क्या है, एक का सेलिगमैन, दूसरे का मायर। इन्होंने अधिगम से संबंधित कौन सा संप्रत्यय प्रस्तुत किया है, अधिगम निपुणता, अधिगम वक्र, अधिगम असहायतापन या अधिगम सहायतापन। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम असहायतापन। और किसने दिया अधिगम असहायतापन, ये दिया एक तो सेलिगमैन है, इस बंदे का नाम है, एक है मायर। सेलिगमैन और मायर ने क्या दिया है, अधिगम असहायतापन। कैसी, असहायतापन दिया है। अगले प्रश्न और आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। अधिगम का सबसे आवश्यक तत्व क्या है, पुरस्कार, अभ्यास, तत्परता, पुनर्बलन। यानी सीखना हो ना व्यक्ति को, तो उसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, पुरस्कार देके सिखा सकते हो नहीं, अभ्यास करवा के नहीं, पुनर्बलन करके नहीं, सबसे आवश्यक तत्व है तत्परता। यानी बंदा कितना एक्टिव है और कितना रुचि रखता है उसमें और कितना तत्परता से सीखना चाहता है, वो अधिगम का सबसे आवश्यक तत्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तत्परता ना, वो अधिगम का सबसे आवश्यक तत्व है। चलो ठीक है, यह पेपर नंबर 15 का पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम कल लेके आएंगे ही। और बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, भूलो मत, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। और लगातार बने रहना है। आप सबकी ये डिमांड है कि लगातार हम सीरीज को लाएं, तो हम बेशक टीम उलान इसके लिए प्रतिबद्ध है। आपकी जो भी आवश्यकता है सेकंड ग्रेड एग्जाम्स के लिए, जितना हम कर सकते हैं उतना करने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।